अलीजा अस्सलाम असलम वालेकुम राना। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलीजा किधर? आमना क्या? अलीशा वसीम। हाँ वो इसके बाद था, लेकिन वो बंद आ रहा है। वालेकुम जी। मैं आया ही अभी। तो अनाब अली, क्या हुआ कहते? आमना बतूल। तो मैं आज उन्हें घर छोड़ के आई अकेले। मैंने उनको बोला था कि मैं आ जाऊँगी जल्दी, तो कोई है भी नहीं घर पे। तो इसी वजह से मेरी अटेंडेंस 7 हो चुकी है। इस वजह से मैं खुद आई हूँ। आपको मैसेज मैंने नहीं किया क्योंकि फिर आप मैसेज करोगे तो आप यकीन नहीं करोगे बोल के मैं खुद आई थी। तो मुझे छुट्टी चाहिए थी आज की। नाम क्या है? ले जाए बुशरा नाम। परवीन। बुशरा। मुझे लिख के दो पर्ची पे, तो मुझे याद रहेगा ना। वालेकुम सर वो उसका क्या है अटेंडेंस का? अटेंडेंस का वही है जो है। सही नहीं होगी, करवा दे सर। फाइनल लिस्ट दे दी थी हमने उनको सबकी, वो उन्होंने कर भी दी होगी सही। नहीं तो की सर, तक उसमें से नहीं हुई, नहीं किए अभी तक। नहीं किए अभी 9 शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है? 9 शो कर रहा है, 9 एब्सेंट कर रहा है। मेरे 11 शो कर रहा है। क्या नाम था? उनका नाम असील है, मेरा शाज। आप कह देंगे वो मुझे आप कह देंगे तो वो कर देंगे सर। आप मैंने कहकर बोलकर लिस्ट उनको शेयर करके देकर आया था। फिर ये हुआ कि मेरा व्हाट्सएप की सारी हिस्ट्री उड़ गई, वरना मैं अभी वही निकाल रहा था। तो सारे पिछले मैसेजेस जो है ना वो हट गए, हालांकि मैंने डाटा कुछ भी नहीं उड़ाया। इस वजह से देखो ये मसला भी कर रहा है। मैं इसको सेलेक्ट भी कर रहा हूँ। आप स्लिप बना के देंगे तो फिर वो जो नई लिस्ट थी ना, सीआर ने मुझे शेयर की थी ना, वो दोबारा उसको जो है ना मुझे शेयर कर दे तो मैं फिर उसको देख लेता हूँ दोबारा। ये देखो सारी हिस्ट्री, बना के हालांकि भेज दूँ, आप दे दूँ आपको। वो सीआर के पास है बनी हुई, उसमें आपका नेम होगा। वही वजह है मुझे दोबारा शेयर। मेरी लगा दी थी, बोलते शाज ने आपको वही देखो उसमें लिस्ट में आपका नाम है जो सीआर के पास फाइनल लिस्ट है, वो मुझे दोबारा शेयर करवाओ, उससे बोलो तो मैं दोबारा भेजता हूँ कि ये करेक्शन नहीं हुई अभी तक। सही है, पेपर में बैठने नहीं देंगे। तभी तो मैं तो ये पहले ही करा लिया था ना ये काम। आमना बतूल कौन है? और अनाब अली, अनमता, अनमता तारिक, अनस निसार, अरसलान खान, जुनेजो, ये असदुल्ला खान, असील, अतिया अजीज, आयशा खालिद, बतूल फातिमा, बुशरा मुस्तफ़ा, बुशरा परवीन, ईमान, का ईमान, फरीहा, फरिया अहमद, हुदा अनीस, कशफ कलीम, कशफ मुगल, लाइबा, लबीबा महमूद, कहाँ है अहमद?
अहमद इकबाल मैंने कब लिया नाम? बंद हुआ हुआ है, तुम भी सही कराओ। मैं नीचे लिख रहा हूँ लेकिन अब वो बंद हुआ हुआ है। लिख दिया मैंने। लबीबा महमूद, लाइबा, लारेब तुर्क, मोहम्मद बख्श बलोच, माहम खान। लारेब तुर्क ये जो उम्रे पे गई हुई है वो है। माहम खान, मनाइल शाहिद, मारिया नसीम, महक, मोहम्मद कैस शेख, मुनज़्ज़ा तबस्सुम, मुनज़्ज़ा, नमरा नास, निमरा अत्तारी, उमेहा बिनते आरिफ, कुरतुलैन, रफ़िया अलीम, रक्षा कुमारी, रमना इरफान, रोहम रेहान, समीर, सारा, सफ़ान, शाज, शीज़ा खान, सोहा खान, सुहानी, सईदा फिज़्ज़ा इसरार, ठीक, सईदा हुनैज़ा अली, हुनैज़ा अली, सईदा तूबा इम्तियाज़, तूबा किरण, तैयब अहमद। तुम्हारा भी वो नाम हटा हुआ है, बंद हुआ हुआ है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। तैयबा, तहरीम, तहरीम वक़ार, उम्मे अतिया, वानिया खान, युसरा हयात, ज़हरा, जीनिया अली। फोर्टीन क्लास है आज ना। एमन हसन, आइए एमन हसन, आयशा रिफ़त, अलिशबा इबाद, वालेकुम सलाम जी। अटेंडेंस सही नहीं हुई, मैंने आगे दे दिया था उनको, आईटी वाले जो सही करते हैं उनको अभी भी मैंने बोला है फ़ोन पर भी। क्या करना है? अब बैठी रहो, अब छोड़ दो बस, अब बाद में चली जाना। चलें जी।
पढ़ना शुरू करें। नजर नहीं आ रहा सही वैसे, थोड़ा इधर कर दे। तो आप उधर चली जाएं। नहीं, वो वहाँ से होगा, वहीं से ऐसा हुआ हुआ है। मतलब बीच में से कटना है। वो बस ऐसे ही नज़र आएगा, ऐसे ही देख के पढ़ना है। चलें, सही है। चलें शुरू करें जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। पाकिस्तान कल्चर, सकाफ़त पाकिस्तान की, जिसमें कल्चर एंड सैलिएंट फ्यूचर्स ऑफ कल्चर, जो सकाफ़त की नुमाया निशानियाँ हैं वो एक तो यहाँ बताएंगे। कस्टम्स, कल्चर्स, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के रस्म रिवाज, सकाफ़त, आर्ट और फ़न तामीर पाकिस्तान। फेस्टिवल्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो त्यौहार हैं, और एथनिक डाइवर्सिटी, जो हमारे यहाँ ख़ानदानी तनव्वो नस्ली है उसका ज़िक्र किया जाएगा। रिलीजियस डाइवर्सिटी, मज़हबी जो किस्में हैं उनको ज़िक्र किया जाएगा। सबसे पहले कल्चर को समझना चाहिए कि कल्चर क्या चीज़ है। व्हाट इज़ कल्चर? डेफिनेशन ऑफ कल्चर, द वर्ड कल्चर ड्राइव्स फ्रॉम अ फ्रेंच टर्म। ये देखा जाए तो फ्रेंच ज़बान का एक वर्ड है जहाँ से ये कल्चर का वर्ड लिया गया। सकाफ़त का फ्रांसीसी फ्रेंच कहलाती है, उस ज़बान का ये वर्ड है। और देखा जाए तो ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन कोलियर विच मीन्स टू टेंड टू द अर्थ एंड ग्रो और कल्टीवेशन एंड नेचर, इससे जुड़ा हुआ है। यानी जिसका मतलब ये है कि ज़मीन की तरफ झुकना किसी चीज़ का, उसके अंदर तनाव पैदा होना, लचक होना और उसका बढ़ना, उसका ज़्यादा होना, ज़्यादती होना, ये कल्चर है। एक इंसान दुनिया में अल्लाह ने पैदा किया, अब उस हर इंसान के दूसरे से अलग अंदाज़ है, सब के एक जैसे नहीं। आप उठ जाए यहाँ से, हर एक के एक जैसे अंदाज़ नहीं है। जल्दी उठे, वहाँ जाके बैठे सेकंड रो में। तो डिफरेंट लोगों के चूँकि मूवमेंट्स हैं, एक्शंस हैं। आप पहली बार मुझे नज़र आ रही हैं, आप आती रही हैं क्लास में। वहाँ जाके बैठे। तो जब इंसानों के एक्शंस अलग हैं, अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है, वहीं से फिर इंसान के कल्चर जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। मुख्तलिफ लोग जिनके अंदाज आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, एक जैसे एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं, तो उनका एक कल्चर बन जाता है। लेकिन इस कल्चर को, जितने भी कल्चर दुनियावी एतबार से हैं, वर्ल्डली वाइज हैं, एक तो रिलीजियन वाइज है ना, उसको तो आप कल्चर कह ही नहीं सकते। वो तो फिर बंदे के लिए उसके रब ने पसंद किया होता है, अल्लाह पसंद करते हैं, वो तो हमारे लिए फ़र्ज़ होता है उस पर अमल करना। लेकिन इंसान जो खुद एक कल्चर बनाते हैं, सकाफ़त, अपने अंदाज के मुताबिक उस पर अमल करने लग जाते हैं, तो ये देखा जाए तो वर्ल्डली वाइज कल्चर होता है, दुनियावी सकाफ़त होती है। इसको इंसान छोड़ भी सकता है, इसके ऊपर कोई सख्ती नहीं कर सकता जी हमारी सकाफ़त चूँकि ऐसी है तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, यूँ ही मानना पड़ेगा। ये बात गलत है, गैर शरई है। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि जी हमारे यहाँ तो शादी में धूम धड़के होते हैं, गाने बाजे होते हैं,
मिक्स गैदरिंग होती है, तो ये शादी की बर्बादी की निशानी है। साफ क्लियर कट मैं आपको लफ्ज़ में बता रहा हूँ कि ऐसी शादी कभी भी इस दुनिया में भी नहीं चल सकती, और अगर चलेगी भी तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके जो है ना बर्दाश्त करके चल रहे होंगे, दिली मोहब्बत कुछ नहीं होगी। और जहाँ पर दिली मोहब्बत ही ना हो उधर सब ख़त्म होता है। वो बस एक समझ ले आर्टिफिशियल लाइफ है, वो एक नेचुरल लाइफ नहीं है। जो भी कह लें उसको आप, जो भी लफ्ज़ दे दें, ये तो ख़ास अल्लाह की मोहब्बत है। इंसान की मोहब्बत तो क्या है, वो जिस्म को पसंद करता है, दिल को थोड़ी करता है। आपका दिल कहीं और है, लेकिन वो कहता है मुझे जिस्म पसंद। और अल्लाह की मोहब्बत बड़ी अजीब है कि अल्लाह कहते हैं मुझे तुम्हारे जिस्म से कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। तुम चाहे कहीं भी हो, यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हो, मस्जिद में बैठे हुए हो, बाज़ार में हो, जिधर भी हो तुम, लेकिन अगर तुम्हारा दिल मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो अल्लाह को यही चाहिए। तो अल्लाह की मोहब्बत ऐसी है, इंसान तो सारे पूरी कायनात दुनिया ही फ़ना हो जाएगी, यहाँ के जितने महबूब हैं ये जुदा हो जाएंगे मर के, और वो अल्लाह ऐसे महबूब हैं कि मर के वो मिल जाएंगे। उनकी मोहब्बत कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी, और असल मोहब्बत भी अल्लाह ही की है। इंसान कहते हैं जब अल्लाह को देखेगा ना जन्नत में, अल्लाह दीदार कराएंगे, 9 लाख साल तक देखता रहेगा अपने रब को, फिर अल्लाह खुद उसको हटाएंगे। वरना तो, और कहते हैं जब हटाएंगे कि भाई जन्नत भी तो तेरे लिए बनाई है, उसके भी तो मज़े उड़ाओ, तो छोटे बच्चे की तरह रोएगा कि नहीं मुझे तो और देखना है जैसे। तो बहरहाल अल्लाह का निज़ाम है। तो बात यह है कि कल्चर इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। एक मखसूस तबका, जैसे मैंने आपको बताया, एक मखसूस मज़हब, एक ग्रोह, एक जमात, जो एक अंदाज में, ये क्या कर रही हैं, मोबाइल क्या बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं था। किससे बोला? कोई भूत बैठा हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हें पता नहीं था क्या कि मोबाइल यूज कैसे? अच्छा, तुम्हें यही नहीं पता था तो मोबाइल यूज़ कर रही हो? अच्छा, नहीं सर आप जी स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो जैसे ही हमारे मज़हब की भी बहुत सी चीज़ें, खाना पीना है, इसी तरह रहना सहना, शादी के मामलात हैं, ये भी सब ज़ाहिर एक दूसरे के साथ जुड़कर सकाफ़त का हिस्सा बन जाते हैं। पाकिस्तानी कल्चर, इफ देयर इज़ अ कंट्री हुज कल्चर इज़ starkly contrasted by its international image, it has to be Pakistan. Pakistanis all over the world often face the dilemma of explaining what their culture really entails. पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें तो एक सकाफ़त का बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है। पाकिस्तानी सकाफ़त जो है ये नुमाया खुसूसियात के हामिल है। अगर कोई मुल्क है जिसकी सकाफ़त उसके बैनुल अक़वामी इंटरनेशनली वाइज इमेज से बिल्कुल मुतसादिम है तो उसे पाकिस्तान होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो असल दीनी सकाफ़त है वो कल्चर हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। और जो हमारे लोगों ने कल्चर और सकाफ़त, आप लड़की वहाँ से उधर हो जाओ कोने पे, फर्स्ट रो वाली लड़की, वो कोने पे चली जाओ, तो हमने अपनी सकाफ़त को क्या कर लिया है, बिल्कुल चेंज कर लिया दूसरों के अंदाज़ पर। अरबों की आप देखें सकाफ़त, जो अपना अंदाज़ है, कभी अपना लिबास नहीं बदलेंगे, कभी दूसरे का से मुतासिर नहीं होंगे। जो लोग दूसरों से मुतासिर हो जाते हैं वो हमेशा गिरे पड़े लोग होते हैं, उनकी कोई अपनी औकात और हैसियत नहीं होती। जब ये दूसरों के कल्चर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मानना शुरू कर देते हैं, और दूर हो जाओ बिल्कुल।
इसका मतलब ही ये होता है कि इनके पास अपना कोई स्ट्रॉन्ग कल्चर नहीं है। हालांकि मुसलमानों का तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे मजबूत सकाफत, स्ट्रॉन्ग कल्चर जो है वो तो मुसलमानों का है। और इसी मुसलमान ने जब अंग्रेज़ का लिबास अपने जिस्म पे डाला, अंग्रेज़ के तौर तरीके अपनाए, हमारी औरत ने अंग्रेज़ का कॉस्मेटिक अपने ऊपर सजाया सारा और बेपर्दा हो गई, तो बस वहीं से औकात क्या हो गई, ज़ीरो। चाहे दुनिया वालों की नज़र में ये अपने आप को समझते हो कि हमारा बड़ा स्टैंडर्ड है, बड़ी हमारी हैसियत है, लेकिन वो चीज़ अल्लाह के यहाँ नहीं है, बड़ी माजरत के साथ। तो ये पाकिस्तान में आपको बड़ा एंटी कल्चर नज़र आएगा। और ये वही कौमें जो मुतासिर हो जाती हैं दूसरों के सकाफ़त और तौर तरीक़ों से, वो उसको अपना लेती हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। इसीलिए अपने सकाफ़त से मुसलमान को कभी नहीं हटना चाहिए, ख़तरनाक बात है। थैंक्स टू इट्स हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल एंड एथनिक डाइवर्सिटी। अपनी तारीख़ को आप देखें तो हमारे पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हुदूद है, निज़ाम है, नस्ली तनव्वु है, उसकी बदौलत पाकिस्तान की सकाफ़त देखा जाए तो फ़ारसी, अफ़गान, वस्ती एशियाई, जनूबी एशियाई, मगरबी एशियाई, इन सब को का मिक्सचर है। मिलजुल कर पाकिस्तान में 15 से ज़्यादा बड़े नस्ली ग्रुप मौजूद हैं। देयर आर ओवर 15 मेजर एथनिक ग्रुप्स इन पाकिस्तान विच डिफ़र इन फिज़िकल फीचर्स, हिस्टोरिकल, ब्लड लाइन्स, कस्टम्स, ड्रेस, फूड एंड ये म्यूज़िक तो होना ही नहीं चाहिए, ये बहरहाल हमने इसको गलत ऐड किया। तो मुसलमानों के यहाँ तो चूँकि मौसीकी का कोई है ही नहीं चैप्टर, हमारे यहाँ तो मौसीकी से आगे की चीज़ हमें मिली हुई है। मौसीकी की क्या हैसियत है, हमें तो कुरान मिला हुआ है, उसकी तिलावत जिससे इंसान की रूह भी कांप जाए और अल्लाह के करीब हो जाए। तो बहरहाल जितने भी ये रस्म व रिवाज, लिबास, खुराक वगैरह सब है, ये बड़ी खुसूसियात के हामिल होती हैं कल्चर के अंदर। इनमें से कुछ में आप देखें, हमारे यहाँ पंजाबी बोली जा रही होती है, सिंधी बोली जाती है, बलोची, पश्तून, कश्मीरी, हज़ारा, मकरानी, बल्ती वगैरह, ये ज़बानें अलग अलग हैं बिल्कुल। जो वादी सिंध या अफ्रीका या तिब्बत तक घर के करीब इलाकों से आते हैं लोग, तो हर आप देखें थोड़े इलाके से आगे निकल जाएं, वहाँ पे अलग ज़बान बोली जा रही है। कुछ कुछ फासले पर थोड़ा सा आप सफ़र तय करें तो हर जगह ज़बान बदलती चली जाती है पाकिस्तान के अंदर। और इस्लाम के मजहबी असरात ने भी पाकिस्तानी सकाफ़त को मजबूती से तश्कील दिया है, जब से ये पहली बार 700 ईस्वी में इस खित्ते में आया था। अब कस्टम्स, कल्चर, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के रस्म व रिवाज, सकाफ़त, आर्ट और फ़न तामीर, बाज़ दफ़ा आप ख़ुद देखते हैं कि ये रस्म व रिवाज इतने ज़्यादा सख्त होते हैं कि इनकी बुनियादों पर इंसानों के रिश्ते भी टूट जाते हैं, बाज़ दफ़ा लड़ाइयाँ और झगड़े भी। तो अब उन्होंने जो है हॉल वाले ने बताया कि आप जो है ना इधर बैठ जाओ, इस वाली सीट पे आ जाओ, आप भी इधर हो जाओ, थोड़ा सा पीछे वाली इनकी इस सीट पे आ जाए, फ़ौरन आ जाए, CR के इस तरफ साथ वाली, दूर हो जाए इनसे, आप भी दूर हो जाएं इधर थोड़ा सा, आप भी उठ जाएं, यहाँ आ जाएं, हाँ जल्दी से। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो जो है ना इस वक्त इतनी देर से बुलाने का मकसद ये है, सही रस्म व रिवाज पे जो दीनी और मजहबी है ना उन पे चलाए, और जो गलत है उनसे हमें बचा ले। लेकिन होता यही है, जब भी इंसान गलत चीज़ों पे चलता है तो फिर सही चीज़ें उसको भूल जाती हैं, सही काम वो ऑटोमेटिक भूल जाता है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको आसान दे देता हूँ कि जब अज़ान हो रही होती है,
मौज़न कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत से लोग कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि इधर खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहना है, बल्कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह यही कहना है। इसके जवाब में यही कहा जाएगा। तो आप खुद देख लें, वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं और जो मोहम्मद ने खुद बताया कहने को वो नहीं कहते। ये क्यों होता है? इसीलिए कि खुद जब इंसान ज़्यादा बड़ा बनने की कोशिश करता है और मोहम्मद से भी आगे निकलने की कोशिश करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो यही होता है उसका हाल कि जो नबी अलैहिस्सलाम ने सुन्नत अमल सिखाया था वो भूल जाता है, छोड़ देता है, शैतान ही छुड़वाता है उससे, और वो समझता है मैं बहुत अच्छा और बड़ा काम कर रहा हूँ, जबकि वो गुनाह का काम कर रहा है। देखो, सुन्नत छोड़ दी और बिदअत करना शुरू कर दी, तो बिदअत पे गुनाह मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर जगह की सुन्नतों को याद रखा जाए और उसी पर ही अमल किया जाए, वरना अगर आप सुन्नत पे अमल नहीं करेंगे तो फिर बिदअत पर चल जाएंगे और फिर सुन्नत आपसे रह जाएगी। दी पाकिस्तान जी अच्छा, languages in Pakistan, many different languages are spoken in Pakistan. The official number of languages actively spoken in Pakistan is between 73 and 76. 73 से 76 तक ये हैं लैंग्वेजेस जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुकम्मल तौर पे फ़ाल हैं, बोली जा रही हैं। इसका ये मतलब है कि जब आप मुल्क के अज़ला के दरमियान सफ़र करते हैं तो हर थोड़े रास्ते पर आपको अलग ज़बान बोलने वाले नज़र आ जाते हैं, जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के, ख़ित्तों के, गुरोह के लोग हैं जो अलग अलग ज़बानें बोल रहे हैं। और इसी तरह इनका फ़ैन बंद कर दो भाई, यहाँ वाला। सबसे ज़्यादा मकबूल ज़बानें जो हैं, छोड़ दो, गर्मी हो रही है, मोबाइल बंद कर दें सब। इनके अपने जदीद और कदीम अदब के साथ सबसे बड़े नस्ली गुरोह से ताल्लुक़ भी है। मोस्ट लैंग्वेजेस इन पाकिस्तान बिलोंग टू द इंडो ईरानियन लैंग्वेज ग्रुप इंक्लूडिंग उर्दू द नेशनल लैंग्वेज। हत्ता कि हमारी उर्दू ज़बान के अंदर भी फ़ारसी के भी अल्फाज मौजूद हैं और इसके अलावा और भी कौमों की ज़बानों के अल्फाज इसके अंदर मौजूद हैं। ये मिक्सचर है बहुत सी लैंग्वेजेस का। जेंडर सेग्रीगेशन क्या हो गया? अच्छा, द पीपल आर फ्रेंडली बट जेंडर सेग्रेगेशन form of discrimination still exists. Men and women, due to Islamic and tribal influences, non-urban regions of Pakistan have varying levels of gender. Different उनके, तुमने क्या ड्राइंग यहाँ शुरू कर दी है? हाँ, ये ड्राइंग यहाँ क्यों कर रही हो? कटिंग कर रही हूँ। क्यों? ये कटिंग की क्लास है। जो भी करना है, लेकिन ये क्लास इसकी नहीं है ना। नहीं, कान से नहीं सुनना आपने, हाथों से ये भी नहीं करना। इसको स्लाइड्स को देखना है, कोई बात नहीं, लेकिन ये काम बंद कर दो, जल्दी से बंद कर दो फ़ौरन। अच्छा, सिन्फ़ी अलहदगी ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा नुमाया है और ये होना भी ज़रूरी है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इस डिफ्रेंशिएट को ख़त्म किया जा रहा है, उसकी कोशिश की जा रही है, जिसकी बुनियाद पर माशरा क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। क्योंकि जब मर्द को मर्द और औरत को औरत नहीं समझा जाएगा, ये फ़र्क डिफरेंस बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान औरत का है। मर्द का इसमें फिर भी उतना नुकसान नहीं होगा जितना ज़्यादा अफेक्टेड वुमेन्स हो जाएंगी, ख़वातीन, उनकी कोई हैसियत बाकी नहीं बचेगी फिर। ये बात हकीकत है और दुनिया ये चीज़ देख चुकी है, भले माने ना माने, लेकिन ये हकीकत है। सिन्फ़ी अलहदगी, लोग मर्द तो ये चाहते ही हैं कि दोस्ताना माहौल हो जाए, लेकिन इसके अंदर मर्द का कोई नुकसान नहीं होगा, इसमें औरत का टोटली 100% उसका नुकसान है। लेकिन सिन्फ़ी अलहदगी अब भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो मौजूद है। एक स्टैंडर्ड वाइज देखा जाए, जहनी तौर पे देखा जाए, चाहे जितना बड़ा
अलहदा से एक डिपार्टमेंट बना लिया जाए, चाहे कोई स्कूल हो, कॉलेज हो या उसके अलावा कोई इदारा हो, उसके अंदर कितनी कोशिशें कर ली जाए कि इस डिफ्रेंशिएट को बिल्कुल मिटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान, हदीस, इस्लाम ऐसा दीन है कि वो इस चीज़ को कभी मिटने नहीं देता, और ये इन्हीं के अपने फ़ायदे की चीज़ है। वरना अगर इसको मिटाने की कोशिश करने वाले ये असल में तासुब का शिकार लोग हैं कि जो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान के गैर शहरी इलाकों में सिनफ़ी अलहदगी की मुख्तलिफ़ सतहें हैं, और जबकि बड़े शहरों में भी मर्दों औरतों के दरमियान ताअम्मुल के हवाले से देखा जाए तो बहुत से क़दामत पसंदाना तवक्कुआत रखी जाती हैं। इससे कतई नज़र कि पाकिस्तान के लोग अगरचे मददगार, दोस्ताना माहौल में और आजिज़ी के साथ रहने वाले लोग हैं, उसके बावजूद भी ये आपस का एक दूसरे के अंदर फ़र्क रहना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर ये फ़र्क ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर मुआशरा बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि मगरिब के अंदर आपने मुआशरे देख लिए हैं बर्बाद होते हुए अपनी आँखों से, और आपको अंदाज़ा नहीं है वहाँ की औरत का। अगर आप उससे बैठ के 2 मिनट उसके दिल की बात पूछ लें तो आपको सच उगल देगी, वो किस कदर अपनी ज़िंदगियों से परेशान हो गई हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये मसला है कि जैसे ही ये फ़र्क ख़त्म किया गया, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बल्कि इस फ़र्क को ख़त्म करने के साथ ज़्यादा जो राइट्स हैं वो मर्दों को दे दिए गए, ये और गलत हो गया। हालांकि अभी इस वक्त जितना आप इस्लाम पर अमल करें, दीन पर चलें, तो औरत के हुकूक ज़्यादा हैं, मर्द के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर उलट हो जाए तो फिर मगरिब की आप एग्ज़ाम्पल्स देख लें उठा के, वहाँ ख़वातीन की ज़िंदगी क्या रह गई है, उनकी क्या हैसियत है, उनका क्या दर्जा है, वो किस कदर अपनी ज़िंदगियों से परेशान हो चुकी हैं। और क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पर पहले वो शाना बशाना आने की कोशिश की उन्होंने कि हम तो एक साथ सेम लेवल पे सबके हुकूक बराबर का नारा लगाया। जब उधर आ गए तो अब ऑटोमेटिक क्या हो गया, जब औरत भी आ गई माशरे के अंदर खुल के, और हर जगह, हर प्लेस पे, हर ऑफिस में, हर जगह पे काम कर रही है, तो अब मर्द पीछे हो गए। अब भाई बैठ के इनकी कमाई खाओ सुकून से। वो और यानी कि ख़वातीन पर ज़्यादा हुकूक डल गए, ज़्यादा जिम्मेदारियां डल गई, और उनके ऑटोमेटिक हुकूक जो उनको मिलने थे वो ख़त्म हो गए। अब वो उल्टा मर्दों को पाल रही हैं। बच्चे तो पाल ही रही हैं माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर वालों को भी पाल रही हैं। हालांकि उसकी बेचारी की ज़िम्मेदारी नहीं थी, उसका गलत जहन ख़राब करके ना उसको फंसा दिया, गलत ट्रैक पे लगा दिया। तो ये चीज़ माशरे के अंदर नुकसान का ज़रिया बन गया। आप उठ जाएँ वहाँ से और यहाँ पे आ जाएँ, जल्दी से उठें, शाबाश। तो ये चीज़ क्या हो गई, ख़वातीन के लिए नुकसान का बाइस बन गई। जल्दी उठ जाओ वहाँ से, इधर आ जाओ, जल्दी करो। साउंड्स, अस्वात, जिसको अरबी में अस्वातुन कहा जाता है, आवाज़ें। हमारे यहाँ देखें पाकिस्तान के अंदर सकाफ़त पाकिस्तान की, जब भी कोई इसको खड़ा होता है बयान करने के लिए कि भाई हमारे यहाँ जो पाकिस्तान की सकाफ़त है, जो कल्चर ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर वो सबसे पहले जो है इस मौसीकी को भी लेकर आ जाता है। हालांकि ख़ुद कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है ये चीज़। ख़ुद कुरान ने इसको हराम करार दिया मौसीकी को। और क्यों हराम करार दिया, असल बात ये समझने की पॉइंट की कि अल्लाह ने इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा मुहज़्ज़ब, मुअद्दब, तमीज़दार बनाए, और मौसीकी के वक्त आप उसकी उलट झलक देखेंगे कि ये इंसान जो है ना जानवर से बदतर हो जाता है। जब वो गाना बजना शुरू होता है तो अल्लाह ने इसको कितना संजीदा, मुअद्दब, मुअज़्ज़ज़
और कैसा ज़बरदस्त इंसान बनाया, तो ये अपनी हैसियत और इज़्ज़त को उस वक्त खो देता है और ये गलत सुरूर में जाकर, और फिर बहुत से तो लोग इस मौसीकी से ही इब्तदा होती है गुनाह की, फिर आगे तक वो काम करते हैं कि जिस पर उनका अल्लाह भी नाराज़ होता है, रसूल भी नाखुश होते हैं, तो वो अमल भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसकी इब्तदा कहाँ से होती है? मौसीकी से। मौसीकी सुनना शुरू करते हैं, फिर शराब की तरफ, फिर और गलत कामों की तरफ जाते हैं। तो ये इब्तदा यहाँ से होती है। इसीलिए इस्लाम ने ना मोमिन बंदा या मोमिन बंदी है, इसको एक लम्हा भी वो नहीं चाहते कि ये अल्लाह से गाफिल हो जाए। और जब मौसीकी बजती है तो बड़े बड़े लोग गाफिल हो जाते हैं। शैतान इस पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि देखो मैंने कैसे इन बंदों को बेवकूफ़ बना दिया, कितनी आसानी से। और शैतान का काम ही है। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये मौसीकी के आलात को अपने हाथों से तोड़ दिया। एक शख्स जो बांसुरी बजा रहा था, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी बांसुरी लेकर और तोड़ दी और उसको मना करा कि आइंदा ये काम नहीं करना, ये शैतान का अमल है। म्यूज़िक बजाना, ये सुर पैदा करना, ये शैतान अमल करता है, ये शैतान का काम है। आप मुसलमान हैं, आप रहमान के बंदे, शैतान के बंदे नहीं हैं हम मुसलमान। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मौसीकी सुनेगा, क्योंकि बाद लोग ऐसे होंगे वो शैतान को खुश करेंगे, रहमान को खुश नहीं करेंगे, तो उनके कानों में क़यामत के रोज़ सीसा पिलाई गरम करके डाला जाएगा। अंदाज़ा करें, इतनी ख़तरनाक वईद है। जी अच्छा, लैंग्वेजेस इन पाकिस्तान, मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन पाकिस्तान। द ऑफिशियल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एक्टिवली स्पोकन इन पाकिस्तान इज़ बिटवीन 73 एंड 76। 73 से 76 तक ये हैं लैंग्वेजेस जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुकम्मल तौर पे फ़ाल हैं, बोली जा रही हैं। इसका ये मतलब है कि जब आप मुल्क के अज़ला के दरमियान सफ़र करते हैं तो हर थोड़े रास्ते पर आपको अलग ज़बान बोलने वाले नज़र आ जाते हैं, जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के, ख़ित्तों के, गुरोह के लोग हैं जो अलग अलग ज़बानें बोल रहे हैं। और इसी तरह इनका फ़ैन बंद कर दो भाई, यहाँ वाला। सबसे ज़्यादा मकबूल ज़बानें जो हैं, छोड़ दो गर्मी हो रही है, मोबाइल बंद कर दें सब। इनके अपने जदीद और कदीम अदब के साथ सबसे बड़े नस्ली गुरोह से ताल्लुक़ भी है। मोस्ट लैंग्वेजेस इन पाकिस्तान बिलोंग टू द इंडो ईरानियन लैंग्वेज ग्रुप इंक्लूडिंग उर्दू द नेशनल लैंग्वेज। हत्ता कि हमारी उर्दू ज़बान के अंदर भी फ़ारसी के भी अल्फाज मौजूद हैं और इसके अलावा और भी कौमों की ज़बानों के अल्फाज इसके अंदर मौजूद हैं। ये मिक्सचर है बहुत सी लैंग्वेजेस का। जेंडर सेग्रीगेशन क्या हो गया? अच्छा, द पीपल आर फ्रेंडली बट जेंडर सेग्रेगेशन form of discrimination still exists. Men and women, due to Islamic and tribal influences, non-urban regions of Pakistan have varying levels of gender. Different उनके, तुमने क्या ड्राइंग यहाँ शुरू कर दी है? हाँ, ये ड्राइंग यहाँ क्यों कर रही हो? कटिंग कर रही हूँ। क्यों? ये कटिंग की क्लास है। जो भी करना है, लेकिन ये क्लास इसकी नहीं है ना। नहीं, कान से नहीं सुनना आपने, हाथों से ये भी नहीं करना। इसको स्लाइड्स को देखना है, कोई बात नहीं, लेकिन ये काम बंद कर दो, जल्दी से बंद कर दो फ़ौरन। अच्छा, सिन्फ़ी अलहदगी ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा नुमाया है और ये होना भी ज़रूरी है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इस डिफ्रेंशिएट को ख़त्म किया जा रहा है, उसकी कोशिश की जा रही है, जिसकी बुनियाद पर माशरा क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। क्योंकि जब मर्द को मर्द और औरत को औरत नहीं समझा जाएगा, ये फ़र्क डिफरेंस बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान औरत का है। मर्द का इसमें फिर भी उतना नुकसान नहीं होगा जितना ज़्यादा अफेक्टेड वुमेन्स हो जाएंगी,
ख़वातीन, उनकी कोई हैसियत बाकी नहीं बचेगी। फिर ये बात हकीकत है और दुनिया ये चीज़ देख चुकी है, भले माने ना माने, लेकिन ये हकीकत है। सिनफ़ी अलहदगी, लोग मर्द तो ये चाहते ही हैं कि दोस्ताना माहौल हो जाए, लेकिन इसके अंदर मर्द का कोई नुकसान नहीं होगा, इसमें औरत का टोटली 100% उसका नुकसान है। लेकिन सिनफ़ी अलहदगी अब भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो मौजूद है। एक स्टैंडर्ड वाइज देखा जाए, ज़हनी तौर पे देखा जाए, चाहे जितना बड़ा अलहदा से एक डिपार्टमेंट बना लिया जाए, चाहे कोई स्कूल हो, कॉलेज हो या उसके अलावा कोई इदारा हो, उसके अंदर कितनी कोशिशें कर ली जाए कि इस डिफ्रेंशिएट को बिल्कुल मिटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान, हदीस, इस्लाम ऐसा दीन है कि वो इस चीज़ को कभी मिटने नहीं देता। और ये इन्हीं के अपने फ़ायदे की चीज़ है, वरना अगर इसको मिटाने की कोशिश करने वाले ये असल में तासुब का शिकार लोग हैं कि जो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान के गैर शहरी इलाकों में सिनफ़ी अलहदगी की मुख्तलिफ़ सतहें हैं, और जबकि बड़े शहरों में भी मर्दों औरतों के दरमियान तामुल के हवाले से देखा जाए तो बहुत से क़दामत पसंदाना तवक्कुआत रखी जाती हैं। इससे कतई नज़र कि पाकिस्तान के लोग अगरचे मददगार, दोस्ताना माहौल में और आजिज़ी के साथ रहने वाले लोग हैं, उसके बावजूद भी ये आपस का एक दूसरे के अंदर फ़र्क रहना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर ये फ़र्क ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर मुआशरा बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि मगरिब के अंदर आपने मुआशरे देख लिए हैं बर्बाद होते हुए अपनी आँखों से, और आपको अंदाज़ा नहीं है वहाँ की औरत का। अगर आप उससे बैठ के 2 मिनट उसके दिल की बात पूछ लें तो आपको सच उगल देगी, वो किस कदर अपनी ज़िंदगियों से परेशान हो गई हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये मसला है कि जैसे ये फ़र्क ख़त्म किया गया, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बल्कि इस फ़र्क को ख़त्म करने के साथ ज़्यादा जो राइट्स हैं वो मर्दों को दे दिए गए, ये और गलत हो गया। हालांकि अभी इस वक्त जितना आप इस्लाम पर अमल करें, दीन पर चलें, तो औरत के हुकूक ज़्यादा हैं, मर्द के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर उलट हो जाए तो फिर मगरिब की आप एग्ज़ाम्पल्स देख लें उठा के, वहाँ ख़वातीन की ज़िंदगी क्या रह गई है, उनकी क्या हैसियत है, उनका क्या दर्जा है, वो किस कदर अपनी ज़िंदगियों से परेशान हो चुकी हैं। और क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पर पहले वो शाना बशाना आने की कोशिश की उन्होंने कि हम तो एक साथ सेम लेवल पे सबके हुकूक बराबर का नारा लगाया। जब उधर आ गए तो अब ऑटोमेटिक क्या हो गया, जब औरत भी आ गई माशरे के अंदर खुल के, और हर जगह, हर प्लेस पे, हर ऑफिस में, हर जगह पे काम कर रही है, तो अब मर्द पीछे हो गए। अब भाई बैठ के इनकी कमाई खाओ सुकून से। वो और यानी कि ख़वातीन पर ज़्यादा हुकूक डल गए, ज़्यादा जिम्मेदारियां डल गई, और उनके ऑटोमेटिक हुकूक जो उनको मिलने थे वो ख़त्म हो गए। अब वो उल्टा मर्दों को पाल रही हैं, बच्चे तो पाल ही रही हैं माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर वालों को भी पाल रही हैं। हालांकि उसकी बेचारी की जिम्मेदारी नहीं थी, उसका गलत जहन ख़राब करके ना उसको फंसा दिया, गलत ट्रैक पे लगा दिया। तो ये चीज़ माशरे के अंदर नुकसान का ज़रिया बन गया। आप उठ जाएँ वहाँ से और यहाँ पे आ जाएँ, जल्दी से उठें, शाबाश। तो ये चीज़ क्या हो गई, ख़वातीन के लिए नुकसान का बाइस बन गई। जल्दी उठ जाओ वहाँ से, इधर आ जाओ, जल्दी करो। साउंड्स, अस्वात, जिसको अरबी में अस्वातुन कहा जाता है, आवाज़ें। हमारे यहाँ देखें पाकिस्तान के अंदर सकाफ़त पाकिस्तान की, जब भी कोई इसको खड़ा होता है बयान करने के लिए कि भाई हमारे यहाँ जो पाकिस्तान की सकाफ़त है, जो कल्चर ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर वो सबसे पहले जो है इस मौसीकी को भी लेकर आ जाता है। हालांकि ख़ुद कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है ये चीज़।
ख़ुद कुरान ने इसको हराम करार दिया मौसीकी को। और क्यों हराम करार दिया? असल बात ये समझने की पॉइंट की कि अल्लाह ने इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा मुहज़्ज़ब, मुअद्दब, तमीज़दार बनाए, और मौसीकी के वक्त आप उसकी उलट झलक देखेंगे कि ये इंसान जो है ना जानवर से बदतर हो जाता है। जब वो गाना बजना शुरू होता है तो अल्लाह ने इसको कितना संजीदा, मुअद्दब, मुअज़्ज़ज़ और कैसा ज़बरदस्त इंसान बनाया, तो ये अपनी हैसियत और इज़्ज़त को उस वक्त खो देता है और ये गलत सुरूर में जाकर, और फिर बहुत से तो लोग इस मौसीकी से ही इब्तदा होती है गुनाह की, फिर आगे तक वो काम करते हैं कि जिस पर उनका अल्लाह भी नाराज़ होता है, रसूल भी नाखुश होते हैं, तो वो अमल भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसकी इब्तदा कहाँ से होती है? मौसीकी से। मौसीकी सुनना शुरू करते हैं, फिर शराब की तरफ, फिर और गलत कामों की तरफ जाते हैं। तो ये इब्तदा यहाँ से होती है। इसीलिए इस्लाम ने ना मोमिन बंदा या मोमिन बंदी है, इसको एक लम्हा भी वो नहीं चाहते कि ये अल्लाह से गाफिल हो जाए। और जब मौसीकी बजती है तो बड़े बड़े लोग गाफिल हो जाते हैं। शैतान इस पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि देखो मैंने कैसे इन बंदों को बेवकूफ़ बना दिया, कितनी आसानी से। और शैतान का काम ही है। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये मौसीकी के आलात को अपने हाथों से तोड़ दिया। एक शख्स जो बांसुरी बजा रहा था तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी बांसुरी लेकर और तोड़ दी और उसको मना करा कि आइंदा ये काम नहीं करना, ये शैतान का अमल है। म्यूज़िक बजाना, ये सुर पैदा करना, ये शैतान अमल करता है, ये शैतान का काम है। आप मुसलमान हैं, आप रहमान के बंदे, शैतान के बंदे नहीं है हम मुसलमान। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मौसीकी सुनेगा, क्योंकि बाद लोग ऐसे होंगे वो शैतान को खुश करेंगे, रहमान को खुश नहीं करेंगे, तो उनके कानों में क़यामत के रोज़ सीसा पिलाई गरम करके डाला जाएगा। अंदाज़ा करें, इतनी ख़तरनाक वईद है। जी, तो इसमें खुद से भी गुनगुनाना भी शामिल है और दूसरी तरीके से सुनना वो भी शामिल है। तो बहरहाल इसको सकाफ़त नहीं समझना चाहिए। हम मुसलमानों की अपनी एक बिल्कुल सेपरेट सकाफ़त है, तौर तरीके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। अल्लाह ने हमें बहुत अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, उस पर इंसान को अमल करना चाहिए। अब आगे आ जाए तो हमारे पास है फैमिली बॉन्ड्स, जो हमारे ख़ानदान के सारे रिलेटिव्स हैं। जी, वो भी देखो, अगर गाने बाजों की रखोगे तो वो गुनाह है। ये इनका मोबाइल ले लो ज़रा, बंद करो, आगे रखो, तो वो भी गलत है और गुनाह है। ठीक है, तुम्हारा काम बंद नहीं हुआ अभी तक। घुमाई नहीं है, मैंने आगे दे दी, उन्होंने घुमाई नहीं है। वो फिर वहाँ आगे देकर सब कुछ हो गया, फिर मेरा व्हाट्सएप का सारा रिकॉर्ड पिछला ना रिमूव हुआ है। हुई नहीं, मैंने उनको अभी भी बोला क्लास में आके, मैं उनको दे चुका था उसी सेम डे को, मैंने जा कर दिया। तो तुम्हारे पास नहीं है तस्वीर से, तो तुमने खींच के भेजा था। तो मोबाइल में है नहीं तस्वीर। अच्छा, ऐसे ही जो रिलेशंस होते हैं इनका पाकिस्तान के अंदर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वजूद मौजूद है। यानी कि हमारे यहाँ ज़ाहिर है वालिदैन भी हैं, हमें प्रॉपर तरीके से पता है। ऐसे ही हमारे बहन भाई भी हैं, उनसे हमारा रिलेशन है, ताल्लुक़ है, और यही सिला रहमी कहलाता है। इस ताल्लुक़ को कायम रखने पर भी अल्लाह के अर्श के साए के नीचे वो लोग मौजूद होंगे जिन्होंने अपने रिश्ते निभाए कि ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे फुप्पा हैं, ये मेरे ताया हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये फ़लाना है। तो सबका ख्याल रखा उसने अल्लाह के अर्श के साए के नीचे। उस दिन जिस दिन इसको साए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, ये मौजूद होगा। तो फैमिली बॉन्डिंग्स ये पाकिस्तान के अंदर और मुसलमानों के दरमियान मौजूद है, और मगरिब के अंदर गैर मुस्लिमों में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी।
चूँकि वो दूसरी तरफ निकल गए, लिहाजा अब उनके यहाँ रिश्तों का कोई कदर भी नहीं है, ना रिश्तों का कुछ पता है। उन्होंने आर्टिफिशियल अपने रिलेशंस बनाए हुए कि बस ये मेरे अंकल हैं, ये मेरे फादर हैं, ये मेरी मदर हैं, ये मेरे सिस्टर हैं, ये मेरे फलाना हैं। ये उन्होंने आर्टिफिशियल ख़ुद से रिश्ते क्या कर लिए, ख़रीद लिए, एक तरह से समझ लें। क्योंकि वहाँ भाई क्या हो गया, खामोश हो जाओ, ये अटेंडेंस करेक्शन की क्लास नहीं है। उन्होंने रिलेशंस को अहमियत ही नहीं दी और इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी और ना वो इसको कुछ समझते। लिहाजा उनके यहाँ रिलेशन कायम करना इस तरीके का, पेपर वाइज, ऑथेंटिक वाइज, कि किसी को भाई बना लेना, किसी को बहन बना लेना, हत्ता कि किसी को बीवी बना लेना भी उनके यहाँ नापसंद है। उसकी वजह यह है कि मेरी जायदाद की, वरना ये हकदार बन जाएगी, मेरे एसेट्स का इसको भी मुझे पार्टीशन कानूनन देना पड़ जाएगा। लिहाजा वो इन रिश्तों से कहते हैं भाई बाय बाय, दूर रहो। हाँ, अपने ताल्लुक़ हम रखेंगे सब है, लेकिन मैं आपको पेपर वर्क में बीवी करार नहीं दे सकता भाई, माजरत, मैं इस बच्चे को अपना बच्चा नहीं करार दे सकता, इस बेटी को अपनी बेटी नहीं मान सकता। लिहाजा ये अहमियत और कदर हमारे यहाँ तो मौजूद है मुसलमानों में, लेकिन उनके यहाँ इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। लिहाजा ये ताल्लुक़ वहाँ ख़त्म हो चुके हैं कि कोई उनके फैमिली बॉन्डिंग्स मौजूद हो, वो बता सकें कि फ़लाना मेरे से क्या ताल्लुक़ रखता है, फ़लाने का क्या ताल्लुक़ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के पास ऐसी अपनी सकाफ़त मौजूद है। क्राफ्ट्समैनशिप पाकिस्तानी सकाफ़त में आप देखें, आर्ट इज़ नॉट द ओनली वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप passed down through generation. Pakistani craft includes a plethora of styles, materials and aesthetics. पाकिस्तानी सकाफ़त में आप देखें बेहतरीन आपको कारीगरियाँ मिलेंगी। पुरानी कब्रों को आप जाके सिर्फ देख लें, ठट्टा के अंदर, मखली के कब्रिस्तान में और दीगर जगहों में, हत्ता कि ये जो कराची के इब्तदा के इलाके, उधर जाके आप देख लें टावर की तरफ, ऐसे ही जो आपका कराची ज़ू है, इसके आगे के जो रामसामी वगैरह ये इलाके, जिधर पुरानी आपको जो है इमारतें नज़र आएंगी, उनके अंदर दाखिल होकर देख लें, उनके सतूनों के ऊपर कारीगरी देख लें, तो ये सब ये ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्ट का सिलसिला मौजूद है, दस्तकारी का और इसी तरह नक्शो निगारी का, आलमी मशहूर मिसालें उसकी नहीं मिलती हैं, ऐसे ऐसे ज़बरदस्त। इसके बाद जो मिस्र के अंदर है उसमें ये आपको मिलता है। नस्ल दर नस्ल जो मुसलमान गुज़रे, पाकिस्तान की दस्तकारी के डिफरेंट स्टाइल आपको उसके अंदर मिल जाते हैं और ये खूबसूरती का एक बेहतरीन नमूना है। हत्ता कि ऐसी बाज़ इमारतें और मसाजिद उन्होंने तैयार की कि जिनके तैयार करने के बाद उन मुसलमान मज़दूरों के, कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए ताकि वो दोबारा कभी इस तरह तामीर ना कर सकें। ख़ुद मस्जिद नबवी की तामीर को अगर आप उसकी असल बुनियाद को देखें, जिस ज़मीन को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख़रीदा यतीम बच्चों से और उसके पैसे अदा किए, मोबाइल बंद, तो वो इमारत भी किस तरह तैयार करवाई गई थी मस्जिद नबवी की तामीर, कि जो उस वक्त के दुनिया भर के सबसे बेहतरीन कारीगर लोग थे उनको जमा किया, उनका एक शहर आबाद किया गया मस्जिद नबवी मदीना से करीब, और उस शहर के अंदर उनको घर दिए गए बाकायदा और उनसे कहा गया पूरी फैमिली के खर्चे उठाए गए कई सालों तक, और कहा कि आपकी जो औलादें खुसूसन लड़के, तो ये सब बच्चों ने को आपने सब कहते हैं तकरीबन 100 ख़ानदान उन्होंने आबाद किए थे, 100 मर्द, तो उनके सब के 100 बच्चों को उन्होंने हाफिज़ कुरान बनवाया। पहले जब वो पक्का पुख्ता कुरान के हाफिज़ हो गए तो फिर उनको कहा गया कि अब आप इनको अपना हुनर सिखाएं, क्योंकि हमने असल में आपको जो आबाद किया, आपका पूरा ख़र्चा सब उठाया, उसके मकसद ही यही है। जब वो
उन्होंने अपना पूरा हुनर उनको सिखा दिया। उसके बाद उठ जाओ एक लड़की वहाँ से, बीच वाली उठ जाए, आप जल्दी से उठें, उठ जाए वहाँ से, जल्दी से उठें। टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं है, जल्दी करें, टाइम बहुत शॉर्ट है वहाँ आप। तो फिर उन्होंने कहा, जब उनको कारीगर बना दिया, अपना हुनर सिखा दिया, फिर इनको लेकर ये मदीना में आए और वहाँ मस्जिद नबी की तामीर इन 100 नौजवान लड़कों ने मिलकर की है जो हाफिज़ कुरान थे, और इन्होंने वो हुनर सीखा सारा। और कहते हैं कि जब कोई ईंट अगर छोटी बड़ी हो जाती थी तो उसको वहीं मदीने में नहीं तराशते थे, काटते वहाँ नहीं थे, वहाँ ग्राइंडर तो वहाँ भी होते थे उनके पास, लेकिन उधर शोर होगा, उसको वापस उसी गांव, उसी इलाके में, शहर में लेके जाते थे, उसको वहाँ पे काट के दोबारा लाते थे। अगर फिर फिक्स नहीं होती थी दोबारा लेके जाते थे, भले ऐसे 10 दफ़ा उनको करना पड़े, लेकिन यही वो काम करते थे। तो ये ऐसे ऐसे कारीगरों ने ऐसे ऐसी ज़बरदस्त जगहों को तामीर किया है और उन पर नक़ूश बने हुए, वो कारीगरी है मुसलमान मज़दूरों की और उनके हाथों की, जो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सीखा और दुनिया को उन्होंने साबित कर दिया, दिखा दिया। जबकि आप गैर मुस्लिमों के अंदर देखें, ये चीज़ें नहीं पाई जाती, उनके अंदर फ़न पारे मौजूद ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है इस चीज़ को। अगरचे उन्होंने मुसलमानों की बड़ी सकाफ़त को, तहज़ीब को पढ़ाए, समझाए और उसके मुखालिफ भी बहुत चीज़ें की हैं उन्होंने, लेकिन इन चीज़ों में वो भी पीछे रहे। उनके अभी इसका कोई मजबूत ठोस आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा, लेकिन मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अब हमारे यहाँ फ़ख्रिया अंदाज में समझा जाता है, जी फ़लाने जो हैं वो कव्वाल साहब हैं, फ़लानी कव्वाला साहिबा हैं, और उनके जो है ना इंसान को बिल्कुल मस्त कर देने वाले अंदाज़ हैं, तो ये कोई सवाब का काम थोड़ी है। ये तो उन्होंने अपनी आवाज़ को गलत इस्तेमाल कर लिया, काश के वो अपनी आवाज़ को सही जगह इस्तेमाल कर लेते। बात समझ रहे? तो ऐसा कलाम जो सुनकर आप अल्लाह के करीब हो जाएं, तो ये फ़ायदेमंद कलाम है। लेकिन अगर ऐसा कलाम है कि जिसको सुनकर आप किसी औरत के करीब हो जाएं, कोई औरत मर्द के करीब हो जाए और गुनाह के करीब हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो वो कलाम खुद हराम हो जाएगा। चाहे उस कलाम में दीन का तस्करा क्यों ना मौजूद हो, उन अशार में दीन की बातें क्यों ना मौजूद हो, लेकिन जब वो आपको गलत चीज़ गुनाह के करीब कर रहे हैं, तो फिर वो खुद गुनाह हो गए, फिर वो सवाब अजर का ज़रिया नहीं बने। वेडिंग्स, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि टीचर शायद दूसरे अंदाज में सिखाएंगे, दूसरे अंदाज में ये स्लाइड्स पढ़ाएंगे, तो मैंने तो उस अंदाज में पढ़ा दिया भाई जो हम हैं असल मुसलमान, मैंने तो उस अंदाज में आपको बता दिया। हो सकता है कोई और होता तो वो उसी तरह। अब शादी ब्याहों को देख लें मुसलमानों की, पाकिस्तानी वेडिंग्स, अ सिंगल wedding will introduce you to the many elements of these local traditions। अब हमारे यहाँ क्या है, शादी की जो सकाफ़त है, जो अंदाज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों में शादी का एक तरीका भी मुसलमानों वाला नहीं किया जाता। निकाह भी एक मतलब अज़ियत समझते हुए जो है ना, हमारे यहाँ बहुत से लोग इस तरह अब हो चुके हैं। आपका चूँकि वास्ता नहीं पड़ता, मेरा बहुत वास्ता पड़ता है, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। आप नहीं कहेंगे क्योंकि आप जानते ही नहीं है इस बात को। अब लोग मुसलमान भी निकाह को एक अजाब समझ रहे हैं कि भाई निकाह भी पढ़वाना ज़रूरी है, क्या करें, मजबूरी है, यानी कि उनका बस ना चले उसके बगैर ही शादियाँ कर दें। और वलीमा करना उनके यहाँ एक अज़ियत से कम नहीं है। मैं आपको ख़ुद कई मिसालें ऐसी मौजूद हैं, लेकिन एक शादी के लिए लड़की यतीम थी, वो साहब मुझे लेकर गए, आज से ये 15 साल पुरानी बात है, और उन्होंने कहा जी बच्ची चूँकि यतीम है, हम लोग मिल के उसका ख़र्चा उठा रहे हैं और फ़लाना फ़लाना, इसलिए जो है ना हम पैसे नहीं दे सकते। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मोस्ट वेलकम, मैं निकाह पढ़ा दूँगा, कोई मसला नहीं। बच्ची यतीम है, हमें भी सवाब मिलेगा, भाई अजर का काम है ये, तो उसकी तो हर काम फ्री करना चाहिए। खाना पकाने वाले को भी चाहिए कि खाना फ्री में बारातियों का पका के दे दे, हॉल वाले को भी चाहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट अपना हॉल उस टाइमिंग के लिए दे दे।
इसी तरह क्रॉकरी सामान वालों को भी चाहिए कि वो फ्री में दे दें, अगर कनाते लगवा रहे तो उनको भी चाहिए फ्री में करें। और बाज़ लोग मिलकर उसके लिए कुछ सामान भी अगर कर दें मिलजुल कर, तो ये बहुत नेकी का काम है। अगरचे ये होता नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ। तो हम तैयार हो गए, उनके साथ चले गए। उनकी बड़ी गाड़ी थी, उस वक्त लेटेस्ट कार थी उस बंदे के पास, बड़े मियाँ। जब मैं हॉल पे पहुँचा तो 1200 लोगों की कैपेसिटी का हॉल था। इत्तफाक से वो भी हमारे दोस्त जान पहचान वाले थे जिनका हॉल था, और हमें पता था उस वक्त भी उस हॉल की 2.5 लाख से कम फ़ीस नहीं थी। 2.5 लाख का वो बुक होता था वो उस वक्त बड़ा, 1200 लोगों के। जी हाँ, वो क्या हॉल होगा, अब तो वो हॉल ही अलग चीज़ है। अब तो उसको बुक भी मतलब 8 से 10 लाख की उसकी नॉर्मल फ़ीस। तो बहरहाल उन साहब ने वो हॉल, और जो लोग आवाम वहाँ थी, खचाखच 1000 से ऊपर लोग थे, और खाना ठीक ठाक डिशेस खाने में मौजूद थी। जब मैं अंदर गया, मुझे यही शक हुआ कि शायद ये उस यतीम बच्ची का इधर नहीं होगा निकाह, कहीं ऊपर सीढ़ी से लेके जाएंगे, 10-20 लोग बैठे होंगे, होता है हॉल A B C इस तरह होते। तो मैं यही गुमान करते हुए अंदर तक जब गया हूँ तो वो तो स्टेज पे ले गए, वही हॉल। मैंने उनको फिर कहा कि हज़रत ये तो हॉल भी बड़ा महंगा है, आपने इतने लोग भी बुलाए यतीम बच्ची की शादी पे, खाना आपने जो है 4-5 लाख का तो खाना किया हुआ है, और आप एक निकाह ख्वाह के डैन टॉनिक वाला नहीं आता था। और खैरियत से ठीक ठाक है माशाल्लाह, सब अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ढूंढ लिया तुम लोगों ने, आज ये लास्ट क्लास है हमारी, तलाश कर ही लिया आखिर है। हाँ, और सब खैरियत है ठीक ठाक, दुआओं की दरख्वास्त। तो अब वो मैंने उनको कहा यार ये आप इधर ही जो नज़र आ रहे 10-12 लाख तो आपने इधर खर्च कर दिए। तो जो दूसरे लोग थे ना, उनको पता चला, उन्होंने कहा यार माजरत, ये इन्होंने गलत हरकत की है कि आपको फ्री में निकाह पढ़ाने के लिए लेकर आए, हम पैसे देंगे। तो ये चीज़ होती है। ये लोग क्या समझते कि बस जी निकाह जो है ना ये एक अजियत है, कराना पड़ता है, मजबूरी है हमारी, क्या करें, उसके लिए मौलवी साहब को भी लाना पड़ता है। मुझे तो नहीं लग रही थी, क्योंकि जो बंदा 10-12 लाख इतने में उसने खर्च कर दिया, झूठ बोल रहा होगा वो। सीधी सी बात है, यतीम बच्ची का कोई ऐसे ही शादी करेगा? वो जो आसपास के लोग थे वो उन्होंने फिर कहा कि नहीं इन्होंने गलत किया आपके साथ, ऐसे नहीं, हम पैसे देंगे आपको। उन्होंने पैसे दिए निकाह पढ़ाने के। तो निकाह के पैसे होते हैं, जैसे आप हॉल बुक करते हैं उसके पैसे होते हैं, वो तो लाखों रुपए होते हैं। हमसे ज़्यादा तो आप ढोल पीटने वाले को पैसे दे देते हैं। दिए ना मैंने, हाँ 10-12 हज़ार ही दिए थे जो होते हैं निकाह के। तो ये चीज़ है। अब हमारे यहाँ ये ख़तरनाक रस्में जो पैदा हो गई हैं ना, खुसूसन फ़ोटोग्राफ़ी की। जिस शादी के अंदर ये फ़ोटोग्राफ़ी होगी, बस समझ लो गेम ख़त्म। उसने खुद अपने हाथों से ख़राब कर दिया अपना सारा काम। चले लास्ट चीज़ है हमारे पास, फेस्टिवल्स। और पाकिस्तान में 2 त्यौहार हैं जो हमें इस्लाम ने खुद दिए, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। फिर माह सियाम रमज़ान, ये पूरा महीना मुसलमानों का बड़ा बाबरकत है, लेकिन पूरा हर एक लम्हा भी इंसान का बहुत कीमती है, क्योंकि हर इंसान ने रमज़ान में थोड़ी मरना है, आगे पीछे भी मरते हैं लोग। तो अल्लाह को राज़ी करके जाए। रिलीजियस फेस्टिवल्स इन पाकिस्तान, ईद उल अज़हा 3 दिन का अल्लाह ने हमें जश्न दी है, ज़ियाफ़त दी है, मेहमानी है अल्लाह की तरफ से। ऐसे ही ईद उल फितर के अंदर भी और ईद उल अज़हा में हमें कुर्बानी का अल्लाह ने बहुत अच्छा मौका दिया है, और इसको कुर्बानी को खुद अपने हाथों से करना चाहिए। इसी में असल मज़ा है। ईद है ही इसी बात की। आप अगर कसाई को ला के करेंगे तो वो मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा सारा। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा हमें ख्याल रखना चाहिए। चलें भाई, ये यहीं तक रखें, हो गया कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी चूँकि लास्ट क्लास थी ना ये, तो चंद इम्पोर्टेंट बातें और एक पेपर निकाल लें, एक क्विज़ लेना आपसे।
पेपर पैटर्न भी बता रहा हूँ, जल्दी से पेपर निकाल लें, 10 मिनट का है। दस मिनट का क्विज है, पेपर निकाल लें जल्दी। नहीं है कोई बात नहीं, तुम्हारे बस 10 नंबर ही माइनस हो, ज़्यादा नंबर नहीं माइनस हो। किसके? वो सीपी में इंक्लूड होंगे, फाइनल के साथ पता चल जाएंगे। मैं क्यों घपला करूँगा भाई, कुछ नहीं किया हमने, जो कुछ है आपके अपने हाथों का कारनामा है। क्विज 2 कहाँ गया? ये रहा। चले भाई जल्दी स्टार्ट कर लें यहाँ से। भाई हर 2 मिनट में मैं एमसीक्यूज आगे कर दूंगा, जल्दी से। हर एमसीक्यू का 2 मिनट का टाइम है, स्टार्ट हो चुका टाइम। चलें, टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी। बस सिर्फ आप ABCD जो है करेक्ट आंसर वो डाल दें बस, और कोई किसी से बातें ना करें, मोबाइल यूज़ ना करें। ऐमन हसन, ऐमन इकबाल, आयशा रिफत, अलीशा वसीम, तुम्हारा नाम लिख दिया था मैंने ना नीचे, अलीशा वसीम लिखा हुआ है। ऐमन इकबाल है, तुम्हारा वो बंद आ रहा है, मैं नीचे नाम लिख रहा हूँ। दो मिनट बाद कर दूंगा। अलीश भाई बात, अलीज़ा असलम, अलीज़ा अशद, आमना बतूल, अनाब अली, जल्दी करो टाइम कम है। अरसलान खान, अनमता तारिक, अनस निसार, असदुल्ला, असील, अतिया अजीज़, आयशा खालिद कहाँ है? बतूल, बुशरा मुस्तफ़ा, बुशरा परवीन, ये मुझे बता के गई है। ईमान तो थी फर्स्ट हाफ में, कहाँ ईमान? चली गई ईमान? आप हो? फरिया अहमद, हाँ, हुदा अनीस, जल्दी करें, 2 मिनट्स बाद ये आगे जाता रहेगा बस। हुदा अनीस कहाँ है? कशफ कलीम, कशफ मुगल, लबीबा महमूद, लाइबा, मोहम्मद बख्श बलोच, ये आता है बख्श बलोच, आ ही नहीं रहा काफ़ी दिनों से। माहम खान, मनाइल शाहिद, मारिया नसीम, महक, फर्स्ट हाफ में तो थी महक, कहाँ गई? मोहम्मद कैश शेख, मुनज़्ज़ा तबस्सुम, नमरा नाज, निमरा तारे, उमेहा बिनते आरिफ,
कुरतुल ऐन, रफ़िया अलीम, रक्षा कुमारी, रमना इरफान। ये रक्षा कुमारी किधर रही है? तो आती रही थी, कहाँ भाग गई? मतलब छोड़ गई है? कंफर्म बताओ। तो क्योंकि इसकी तो सिर्फ 9 एब्सेंट्स आ रही हैं, तो अब मैं लगा रहा हूँ, क्या पता ये आए। रोहम रेहान कहाँ है? सफ़ीना अकबर, ये नॉन मुस्लिम है ना, तो ये तो अच्छी बात है कि सीखे ना हम, अगर हो तो हम भी सीखे। नाम आपका बंद आ रहा है, मैंने लिख दिया नीचे सफ़ीना का। समीर, समी, सारा, सारा, शफ़ान, शाज, शीज़ा खान, सोहा खान। सोहा कहाँ है? सोहा, खामोशी से करो। सुंगर रानी, सुहानी, सुहानी का है। शहीदा फिज़ा इसरार, हुनैज़ा अली, हुनैज़ा कहाँ है? हुनैज़ा, शहीदा तूबा इम्तियाज़, लगा दी थी। तूबा किरण, तैयब अहमद, तुम्हारा भी बंद आ रही है, नाम मैंने लिख दिया है। तैयबा, तहरीम वक्कार, उम्मे अतिया, वानी। उम्मे अतिया कहाँ है? तुम्हारा बंद आ रही है, मैं नीचे नाम लिख रहा हूँ कि प्रेजेंट है। वानिया खान, युसरा हयात, युसरा, ज़हरा कहाँ है? ज़हरा, ज़ीनिया अली कहाँ है? ज़ीनिया, जल्दी, कोई ABCD नहीं बोलो, चुप कर जाओ। किसी की आवाज़ ना आए मुझे अब। अगर मैंने सुना किसी की आवाज़ तो उसको बाहर निकाल दूंगा। मोबाइल बंद कर दो, इसको हटाओ आगे से, बिल्कुल कोने पे करो, और कोने पे करो। उठ जाओ आप, यहाँ से उठ जाओ, उठ जाओ जल्दी से, यहाँ आगे बैठो, जल्दी से उठ जाओ, वरना ही फाड़ दूंगा मैं आप। जल्दी। ओ भाई सीधा आगे देखना है, उधर नहीं देखना आप, कोई इधर उधर ना देखे बिल्कुल। मैं कर दूंगा, नीचे भी हो जाएगा साहब। जल्दी इधर इस चेयर पे आओ, इस चेयर पे बैठो, जल्दी उठ जाओ आप वहाँ से, जल्दी से उठ जाओ। मोबाइल से चेक कर रही, क्या देख रही हो? बस इतना ही होगा अभी।
रुक जाओ, अभी रुक जाओ, देख रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ सबको। आवाज नहीं निकले, बगैर आवाज के खामोश बिल्कुल। ABCD कुछ नहीं बोलना है किसी ने। उधर चली जाओ कोने पे, जल्दी से, जल्दी तेजी से उठ जाओ, जल्दी करो। और पीछे और उधर जाओ। हाँ कोई बात नहीं, उधर जाओ, और तकलीफ होनी चाहिए अब। इधर हो जाओ, यहाँ आ जाओ, इस चेयर पे आओ। हाँ खामोश, वरना मैं 0 वैसे ही रेड से 0 कर दूंगा, बस कोई नंबर नहीं मिलेगा। फिर 2-4 नंबर भी मिलने होंगे, वो उससे भी जाओगी। नहीं, ज़ोर से पढ़ना, ये नज़र ना आना ये कोई दलील नहीं है, ज़ोर से पढ़ लिया। अजीब मनते के नज़र नहीं आ रहा इसलिए ज़ोर से पढ़ लिया। खामोश हो जाओ, आवाज़ नहीं आए किसी की। आहिस्ता, बस दिल में पढ़ो, आवाज़ से नहीं पढ़ना है। चलो कर दूं, आगे हो गया। ट्वेंटी रुक जाओ, 1-1.5 मिनट बाद होगा आगे। नहीं, मशवरे नहीं करने, खुद करें। MCQs तो ऐसे ही होते हैं। कौन से आते हैं? 1.5 वाले ज़्यादा मुश्किल होते हैं, वो कम है। खामोशी से, आवाज़ नहीं आनी। अब आपको उठा के इधर बिठाऊंगा नीचे, कुर्सी क्योंकि है नहीं, अब चेयर नहीं आगे। ये वाली को, ये आपके साथ वाली। हाँ, सारी बातें वो कर रही है उससे आप।
इसको जगाओ, ये क्यों हेड डाउन क्यों हो गई, क्या हुआ? हो गया? 13 और 14 साथ दिखा दे, बहुत लेट हो रहा है। हाँ हाँ डी ऑप्शन, डी ऑप्शन नहीं दिख रहा था। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। ट्वेंटी है टोटल। खामोशी से करो सब। ऊपर करूं? हो गया? जल्दी कर लो, टाइम हो रहा है बस। क्या? हाँ वही मैं इससे देख रहा हूँ। अब 1:55 हो गए ना, बस 2 तक इसको एंड करो। बता रहा हूँ ना, ये एंड करो तो बता रहा हूँ ना। हो गया? लिस्ट आपने मुझे भेज दी है CR?
जल्दी भेज दो ना। ये 17 ये मोबाइल से नहीं देखो भाई। हाँ जिनका हो गया वो अब कलेक्ट कर लें ज़रा उठ के ना। जिसका हो गया वो इनको दे दें। नेम रोल नंबर सब लिख दें ऊपर। नाम रोल नंबर ज़रूर लिखें। कहाँ जा रहे हो? हाँ जल्दी आ जाओ, फिर पैटर्न बता रहा हूँ मैं। नहीं मैं आपको प्रिंट दे दूंगा, पेपर का मैं लाया हूँ। एग्जामिनेशन में ले जाके आपको प्रिंट दिलवा देता हूँ अभी। ऐसे ही होगा, आप चले तो साथ। जो आप सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। ऊपर लिखे हुए थे 10 मार्क्स। फाइनल में होते हैं सीपी में। जिन का हो गया कलेक्ट कर लें भाई, सबसे ले लें। रोल नंबर और नेम ज़रूर लिखना है अपना। नेम रोल नंबर ज़रूर याद से लिखें। वही बताने लगा हूँ अब। हाँ भाई देते जाएं जिन का हो गया। और जिसका हो गया दे दो। ये मैं बता रहा हूँ पेपर पैटर्न आपका जो है ना, पेपर तो आपको पता ही है 40 मार्क्स का होता है और 2.5 घंटे का पेपर होगा। डे स्केड्यूल आपके पास आ चुका होगा। कोशिश करें जितने भी आपके आंसर होते हैं एमसीक्यूज बेस हैं या उसके अलावा थ्योरी बेसिस हैं क्वेश्चन, तो ये आपने ना पेपर क्वेश्चन पेपर पे नहीं उनके आंसर लिखने, वहाँ पे नहीं आपने सॉल्व आउट करना कि आप उधर ही एमसीक्यूज को टेक लगा दें और फिर बाद में टीचर को बोलें, वो आपके एमसीक्यूज फिर जाए जाएंगे। तो आपको उनके आंसर लिखने होते हैं पेपर में। ये मैंने मिड में भी आपको समझाया था, फिर भी 2-3 स्टूडेंट्स ने ये गलती की। तो इसीलिए आप आंसर शीट आपको मिलेगी, उस पर ही आपने पेपर के तमाम आंसर्स को वहीं पे राइट करना है, वहीं लिखना है। हाँ तो आपको जो टीचर बताए ना आपको वो करना चाहिए, जैसे मैंने आपको मेंशन किया है, इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा हुआ है। अब आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं 1 2 3 4 और आप ABCD में आंसर लिखें तो ये रॉन्ग आंसर है। अगरचे
सही आंसर ऑप्शन ए 1 ही है, और ए मतलब 1 ही होता है, लेकिन वो रॉन्ग आंसर होगा, कंसिडर रॉन्ग ही किया जाएगा। इसीलिए आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। जब पेपर में आपके पास जो एमसीक्यूज के ऑप्शंस मिले हुए हैं या क्वेश्चन जो आपको जिस स्टाइल में दिए हैं, अगर वो नंबरिंग में अल्फ़ाबेट्स में है, तो आपको आंसर में भी सेम नंबर या सेम अल्फ़ाबेट ही यूज़ करना चाहिए। ये कॉमन सेंस की बात है, इसको पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसीलिए याद रखें, आपके पेपर में टोटल जो है ना 2 क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज बेस है, 20 एमसीक्यूज दिए गए उसमें, और 20 नंबर का ही है। हर एमसीक्यू इक्वल मार्क्स है, यानी कि 1 नंबर का आपका 1 एमसीक्यू है। तो इसमें आपने ये कोशिश करनी है, जो बात याद रखने की है कि देखें आपके पास एमसीक्यूज का नंबर 1 2 3 4 कर है। इस तरह 20 एमसीक्यूज है 1 to 20, लेकिन उनके जो ऑप्शंस हैं वो ABCD के अंदर मौजूद हैं। तो जब आप फॉर एग्जांपल एमसीक्यू नंबर 1 को आंसर लिख रहे हैं, तो आपने फिर एमसीक्यू 1 लिख के और फिर ब्रैकेट में उसका, आप अगर सही आंसर ए समझते हैं तो ए लिख दें, आगे ए लिख दें। अल्फ़ाबेट आप देखेंगे तो बड़ा ही लिखा हुआ है वहाँ पेपर में, तो उसको बड़ा ही करके लिख दें, छोटा ना लिखें, स्मॉल में ना लिखें। तो इस तरीके से आपने आंसर लिखना है, और नंबरिंग इस्तेमाल नहीं करनी आंसर में, यानी कि आपने यूं एमसीक्यू नंबर 1 डाला और आंसर भी आपने 1 या 2 या 3 या 4 डाल दिया, तो ये चीज़ गलत है। जब आपके पास ऑप्शन में एमसीक्यू का नंबर 1 है, तो उसका आंसर जो है वो ABCD के अंदर है, तो आपको ABCD ही यूज़ करनी चाहिए, फिर आपको 1 2 3 4 यूज़ नहीं करना चाहिए। ये कॉमन सेंस की बात है, ये गलती नहीं करना, वरना आपके नंबर खुद माइनस होंगे। तो ये 20 एमसीक्यूज हैं 20 मार्क्स के। बाकी 20 मार्क्स का आपका थ्योरी बेसिस आपके पास टोटल जो है वो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि 5 नंबर का फिर ये एक आंसर आपने लिखना है। और लिखने का तरीका यही है कि आप कम से कम 5 नंबर का आंसर टू द पॉइंट, अगर आप इररिलेवेंट वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे, टू द पॉइंट लिख रहे हैं, तो फिर तो आपने अगर सिंपल एक फ्रंट पेज भी पूरा लिखा नॉर्मल राइटिंग के अंदर, तो वो काफ़ी है 5 नंबर के लिए। लेकिन आप टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे, इररिलेवेंट जो वर्ड्स हैं वो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है ना फ्रंट बैक 2 पेजेस यूज़ करने चाहिए, इस्तेमाल करने चाहिए, इतना लिखना चाहिए, आपकी राइटिंग बड़ी है। या आप हेडिंग्स, ये थ्योरी बेसिस क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट नहीं कह सकते क्योंकि आप पूरा एक पेज लिख रहे हैं। अगर टू द पॉइंट आपने आंसर लिख रहे हैं और आपकी राइटिंग नॉर्मल है, यानी बहुत बड़ी राइटिंग नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है, तो दूसरा ये है कि आप हेडिंग्स अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, हेडिंग्स डाल रहे हैं बड़ी बड़ी, तो फिर उसी कदर आपका मटेरियल आगे बढ़ जाएगा। फिर आपको फ्रंट बैक हो सकता है एक्स्ट्रा एक और फ्रंट पेज आपको लिखना पड़े 5 मार्क्स के लिए भी, क्योंकि आपने 3-3 लाइनों में अगर 6-7 हेडिंगें ही डाल दी हैं, तो तकरीबन 12-15 तो आपकी इन्हीं लाइनों ने कवर की है। तो ये चीज़ कॉमन सेंस की होती है, इसको आपको खुद समझ लेना चाहिए। आप ये याद रखें, फाइनल में बिफोर मिड का भी सिलेबस ऐड होता है और उसकी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं, और इस दफ़ा खुसूसियत से ये बात HEC ने भी करी है और आगे भी आपकी तरफ से भी है यूनिवर्सिटी के भी, कि इस चीज़ में आपको रिवाइज करना होता है। और ये तो अच्छी बात होती है कि भाई हमने ऑलरेडी मिड से पहले का तो पढ़ा था, अच्छा है, वो तो हम दोबारा रिवाइज करेंगे, पक्का हो जाएगा। पहले ये बात सुन लें कि इस तरह होता है। क्यों, आपने इसमें क्या अपने उससे रिलेटेड तो 9th क्लास में पढ़ लिया। चलो ये ऐसा करो, तुम लोग एक एप्लीकेशन लिखो, उसमें सारे सिग्नेचर भी करो, अपने रोल नंबर डालो, आईडी कार्ड की कॉपी लगाओ और वहां जाके जमा कराओ। आप इम्पोर्टेंट बता देना। बस सर, कल्चर वाला टॉपिक आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, सबके नाम बता देता हूँ मैं, रुक जाओ। आप बता देना, स्टूडेंट पढ़ लेंगे, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। रुक जाओ। अच्छा,
देखो जो आपने आफ्टर मिड पढ़े हैं ना टॉपिक्स, वो तो तमाम ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबका ही मिक्सचर है आपके एमसीक्यूज के अंदर। फिर थ्योरी बेसिस जो आपके क्वेश्चन आंसर है ना, उसके अंदर भी बिफोर मिड भी जो है ना इंक्लूड है, उसके पॉइंट्स भी मौजूद हैं। तो उसमें आप ये देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको आसानी कर देता हूँ कि इंडिपेंडेंसी को देख लें, नेशनल हीरोज़ को देखें, जो बिफोर मिड के आपके चैप्टर्स हैं। फिर उसके बाद जो है आपने जितने भी आफ्टर मिड पढ़े वो सब इम्पोर्टेंट है, उन सब का इसके अंदर टू द पॉइंट जो है ना एडिशन हुआ हुआ है, हर क्वेश्चन के अंदर एडिशन है। तो नेशनल हीरोज, इंडिपेंडेंसी, फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, ऐसे ही रिलेशनशिप ऑफ पाकिस्तान, फिर ज्योग्राफिकल फ्यूचर्स, स्ट्रेटेजिकल फ्यूचर्स ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंटल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, कल्चरल ऑफ पाकिस्तान। ये मुझे स्लो बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ये मैं आपको दे दूंगा, कोई मसला नहीं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।